गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय। कल हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी अव्यय का ही एक भाग होता है। उसी तरह से आज अव्यय शब्द का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अव्यय, सबसे पहले तो हम अव्यय के बारे में जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन या कारक के आधार पर, किसी भी आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों की कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विषयादि बोधक और पांचवा होता है निपात। तो आज हम अव्यय के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आए हुए एक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा का या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है? वे शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं। संबंध दर्शाते हैं वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं या संबंध के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाघ झाड़ी के पीछे है। जैसे बाघ झाड़ी के पीछे है। बाघ झाड़ी के पीछे है। अब बाघ और झाड़ी का संबंध हमें किससे पता चल रहा है? के पीछे। के पीछे शब्द है, ये बाघ और झाड़ी दोनों ही क्या है? बाघ भी संज्ञा है और झाड़ी भी संज्ञा है। दोनों संज्ञाओं का आपस में संबंध स्थापित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, के पीछे। तो ये के पीछे इन दोनों शब्दों का आपस में संबंध जोड़ता है कि बाघ कहाँ है? झाड़ी के पीछे है। झाड़ी कहाँ है? बाघ के
आगे है, यानी कि बाघ पीछे छिपा हुआ है। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करने के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, के पीछे। तो ये के पीछे शब्द क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तुम घर के अंदर जाओ। तुम घर के अंदर जाओ। तुम घर के अंदर जाओ। तुम और घर के अंदर, यानी तुम्हारा संबंध किस स्थापित किया गया है? घर से स्थापित किया गया है। तो तुम का और घर का संबंध किससे बताया है? के अंदर। तुम्हें घर के अंदर जाना है। तो इसमें क्या है भाई आपका? के अंदर जो शब्द है ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। अब आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कई शब्द ऐसे आते हैं जो क्रिया विशेषण में भी होते हैं और संबंध बोधक में भी होते हैं। तो वहां पे आपको क्या देखना है कि क्या वो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है या फिर वो दोनों शब्दों का आपस में संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो दोनों में क्रिया विशेषण में भी आते हैं और संबंध बोधक में भी आते हैं। तो वहां पे आपको देखना ये है कि जैसे चारों ओर फैले हैं, फूल चारों ओर फैले हैं। अब फूल तो एक संज्ञा है, फैले कहाँ है? चारों ओर फैले हैं। अब फूल चारों ओर फैले हैं तो वहां पे क्या होगा? फैलने की विशेषता बताई गई है, तो वो तो आपका क्रिया विशेषण होगा। कहाँ फैले हैं? चारों ओर फैले हैं। अब यहाँ पे घर के चारों ओर वृक्ष हैं। अब घर के चारों ओर वृक्ष हैं, वहां पे घर और वृक्ष का संबंध स्थापित किया गया है और वहां पे फूल चारों ओर फैले हैं तो फैलने की विशेषता बताई गई है। तो वो क्या है? आपका क्रिया विशेषण है और ये क्या है? आपका संबंध बोधक है। ओके, तो ये आपको इसमें अंतर पहचानना है। अब है आपका कि संबंध बोधक अव्यय के प्रकार कितने हैं? संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय के मुख्य 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? संबंध बोधक के बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका कालवाचक। ये कालवाचक आपका क्रिया विशेषण में भी था और यहां पे भी है। कालवाचक, कालवाचक संबंध बोधक, इसके अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे कि कौन से शब्दों से हम ये पहचानेंगे कि ये संबंध बोधक है? जैसे से पहले, से पहले, से पूर्व, के बाद, से पहले, से पूर्व, के बाद, के पश्चात, के पश्चात। अब समय से संबंधित हो और के बाद, से पूर्व, के पश्चात आदि शब्द आए तो क्या होगा कि दोपहर के बाद आना। तो दोपहर के बाद जो शब्द है वो किसके बारे में बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा? कालवाचक। दूसरा
इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। जैसे घर के आगे पेड़ है, घर के पीछे नदी है, घर के ऊपर छत है और घर के नीचे बेसमेंट है। अब बेसमेंट और घर का संबंध है, घर के आगे पेड़ है, पेड़ का और घर का संबंध है, घर के पीछे नदी है, नदी और घर का संबंध है। लेकिन पीछे क्या है? पीछे स्थान है। आगे क्या है? आगे भी कोई जगह है, ऊपर क्या है? ऊपर भी कोई जगह है। तो स्थान जो है वो जगह के बारे में बताता है, लेकिन दोनों चीजों का आपस में संबंध बताता है। तो जहां दो संज्ञाओं के बीच में आपस में संबंध बताया जाता है वो संबंध बोधक होता है। लेकिन संबंध बोधक में भी यदि किसी स्थान के बारे में बताया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। ओके। तीसरा है आपका दिशावाचक। दिशावाचक में क्या होता है? जब हम किसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, हम इशारा करके बताते हैं कि पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, उसमें और शब्द लगेगा आपका। जैसे की ओर, की तरफ, के दोनों ओर, इसके लिए शब्द कौन से आते हैं? की ओर, की तरफ, के दोनों ओर भी हो सकता है, के दोनों ओर, ये शब्द आते हैं। तो ये किसी भी यानी किसी दिशा की तरफ क्या देते हैं? इशारा करके बताते हैं। तो ये क्या कौन से संबंध बोधक होते हैं? आपके दिशावाचक। ओके। उसके बाद चौथा है आपका साधनवाचक। साधनवाचक इसके अंतर्गत क्या आता है? साधन क्या होता है? किसी भी चीज का मीडियम होता है जिससे कोई काम किया जाता है। तो साधनवाचक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे के द्वारा, के द्वारा, के माध्यम से, के माध्यम से, यानी कि वह साइकिल के द्वारा जाता है, वह ये काम तुम्हारे माध्यम से हो पाया। तो यहाँ पे काम और तुम्हारा संबंध बता दिया। साइकिल के द्वारा जाता है, वह और साइकिल का संबंध बताया। तो किससे बताया? के द्वारा। तो के द्वारा क्या हो गया? साधनवाचक अव्यय हो गया। तो ये आपके 4 टाइप हो गए। अगला टाइप है आपका नंबर 5 पे। कौन सा आता है? नंबर 5 पे आता है आपका उद्देश्यवाचक, यानी किसी भी काम का हेतु होना, उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं? उद्देश्यवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं के लिए, के हेतु, के खातिर। के लिए, के हेतु, के खातिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल है उसके लिए खाना दो,
उसके लिए खाना दो। तो इसमें उसका और खाने का संबंध बताया गया है। किससे बताया गया है? के लिए से। तो के लिए जो शब्द है ये उस और खाने का आपस में संबंध बता रहा है। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। किसके लिए खाना, यानी के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी के लिए भी उसका उद्देश्य होना चाहिए कि खाना क्यों दिया जा रहा है, कोई उसे खाएगा। तो ये होता है आपका उद्देश्य के लिए कि किस कारण से, किस उद्देश्य से आपने ये काम किया। जैसे आप लिखते हो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र का संबंध किससे हो गया? अवकाश से हो गया। इसी तरह से के खातिर का प्रयोग किया जाता है कि उसके खातिर कपड़े दे दो। तो कपड़ों का उसके साथ संबंध दर्शाया जाता है और वो क्या होता है? उद्देश्यवाचक होता है। अगला है, ये इसका एग्जाम्पल था। अगला है आपका सहचरवाचक। सहचरवाचक, सहचर क्या होता है कि साथ चलने वाला। सह मीन्स साथ, चर मीन्स चलने वाला। तो जो साथ चलने वाले के लिए जो अव्यय प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सहचरवाचक। जैसे के साथ, के साथ, के संग, के साथ, के संग, के समेत, के सहित, के समेत, के सहित। अब ये क्या करते हैं, यानी कि साथ सबको मिलाकर के जब चलने की कई व्यवस्था बात आती है तो वहां पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये क्या कहलाते हैं? सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों को जब हम आपस में किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे वह मोहन के साथ जाता है, तो मोहन के साथ चल रहा है, मोहन का और वह का संबंध है। क्या तुम मेरे संग चलोगे? तुम्हारा और मेरा आपस में क्या है? संबंध है। लेकिन संबंध भी कैसा है? साथ चलने का है। वह परिवार समेत जा रहा है या परिवार सहित जा रहा है, तो वह और उसका परिवार दोनों का आपस में संबंध है। और सहचर क्यों है? क्योंकि वो सब साथ चल रहे हैं। तो इसलिए सहचरवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? के साथ, के संग, के समेत और के सहित। ये आपके संबंध बोधक शब्द होते हैं। ओके, अगला है आपका सातवां जो है वो होता है आपका तुलनावाचक। तुलनावाचक में क्या होता है? तुलनावाचक, तुलनावाचक में आता है दो चीजों की आपस में तुलना करने के लिए जब किसी अव्यय का प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है आपका तुलनावाचक अव्यय। जैसे इसके लिए कौन से शब्द आते हैं? की अपेक्षा, की अपेक्षा, की बनिष्पत, की बनिष्पत, की अपेक्षा, की बनिष्पत, के समक्ष। बनिष्पत में छोटी नहीं आएगी, की बनिष्पत, के समक्ष, के समक्ष। इसका अर्थ होता है की अपेक्षा, कि राम श्याम की अपेक्षा अधिक पढ़ता है। की बनिष्पत का अर्थ होता है की बजाय,
वह उसकी बजाय कम पड़ता है, दोनों के बीच में तुलना की गई है। तो ये जो शब्द होते हैं ये किन्हीं दो व्यक्तियों के, दो चीजों के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद है आपका कारणवाचक। आठवां है कारणवाचक। इसमें क्या आता है? कारणवाचक में आता है यानी कि किसी चीज का कारण बताना, जैसे के कारण, के मारे, ये शब्द जो आते हैं ये कारण के जैसे हैं। वह बीमार होने के कारण नहीं जा पाया, वह दर्द के मारे चिल्ला रहा है। उसके चिल्लाने का कारण क्या है? दर्द के मारे। उसके ना जाने का कारण क्या है? बीमार होना। तो ये किसी भी चीज का कारण बताने के लिए इन अवयवों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद। अब एक चीज और रह जाती है आपकी कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय। कुछ क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है तो वे संबंध बोधक कहलाते हैं। और यदि उनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब संबंध बोधक के रूप में उनका प्रयोग किया जाएगा तो उनसे पहले क्या आएगा? के, की और से वर्षक उनके साथ जुड़ जाते हैं। बात ये है कि जब किसी क्रिया विशेषण का प्रयोग, क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग संबंध बोधक में किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है? उससे पहले के, की और से परसर्ग लगते हैं, से परसर्ग लगते हैं। परसर्ग क्या होते हैं? कारक के चिन्ह से परसर्ग लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जैसे चारों ओर शब्द है, चारों ओर, ये शब्द आपका दोनों तरीके से प्रयोग होता है। किसमें? क्रिया विशेषण में भी होता है और संबंध बोधक में भी होता है। जब संबंध बोधक में होगा तो इससे पहले क्या आएगा? के या की। लेकिन ये जब क्रिया विशेषण की जगह पे प्रयोग होगा तो वहां पे के या की नहीं आएगा। जैसे चारों ओर पानी, चारों ओर फैला है, पानी चारों ओर फैला है। तो यहाँ पे फैलने की विशेषता के लिए चारों ओर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। अब इसी शब्द को हम संबंध बोधक के स्थान पे प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा कि घर के चारों ओर पानी है, घर के चारों ओर पानी है, पानी
चारों ओर फैला है, यहाँ घर के चारों ओर पानी फैला है, तो पानी का संबंध किसके साथ होगा यहाँ पे? घर के साथ। तो पानी भी एक संज्ञा है और घर भी एक संज्ञा है। यहाँ पे ये दोनों शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग इस फैला शब्द की विशेषता बताने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है, और यहां पे ये शब्द क्या है? संबंध बोधक है, संबंध बोधक है। तो इसका डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा कि कल कई बच्चों ने इसका ये वाला क्रिया विशेषण में प्रयोग करके और यहाँ पे ये कर दिया था आपने कि संबंध बोधक का एग्जाम्पल लिखा था, आपको वाक्य में प्रयोग करा दिया था कि इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए इस क्रिया विशेषण को, तो उसे आपने क्रिया विशेषण की बजाय इसके रूप में प्रयोग कर दिया था संबंध बोधक के रूप में। जब दो चीजों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए चारों ओर शब्द आएगा तो वो स्थानवाचक तो आएगा, स्थानवाचक तो अव्यय है, लेकिन वो संबंध बोधक का है, ना कि वो क्रिया विशेषण के रूप में वहां पे प्रयोग हुआ है। हाँ, यदि वो क्रिया की विशेषता के लिए आया है तो वहां पे आपका उसके साथ के, की आदि शब्द नहीं आएंगे। तो यही दोनों अंतर आपको देखने हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो दोनों में सेम जो अव्यय आते हैं उनमें संबंध बोधक में जब प्रयोग किए जाएंगे तो उनसे पहले के की ओर से परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों में अंतर होता है जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो आज का टॉपिक आपका जो था वो यहीं पे एंड होता है। जब कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, जब संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो वो क्रिया विशेषण के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, जैसे तुम ऊपर चढ़ो, कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको अलग अलग करके पता लग जाएगा कि क्रिया विशेषण क्या है और संबंध बोधक क्या है। जैसे एक ही शब्द का दोनों तरीके से प्रयोग है, ये है आपका क्रिया विशेषण और ये है आपका संबंध बोधक। ये क्रिया विशेषण है और ये संबंध बोधक है। तो आप दो तीन एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे। जैसे तुम ऊपर चढ़ो, तुम ऊपर चढ़ो, तुम ऊपर चढ़ो, ऊपर लक्षण। जैसे तुम ऊपर चढ़ो, अब इसी का संबंध बोधक में क्या बनेगा? तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो, तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो। इस एक एग्जाम्पल में ही आपको अंतर पता लग गया होगा। तुम ऊपर चढ़ो, यहाँ पे चढ़ने की विशेषता के लिए ऊपर शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो, तो यहाँ पे तुम्हारा संबंध किससे है? पेड़ के साथ दर्शाया गया है कि तुम कहाँ चढ़ो? पेड़ के ऊपर चढ़ो। ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये स्थानवाचक संबंध बोधक है और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऊपर शब्द दोनों जगह पे प्रयोग हुआ है, एक क्रिया विशेषण है और एक संबंध बोधक है। तो आपको इसमें अंतर जो स्पष्ट करना है वो आप लोग कैसे करोगे? उसमें आपको ये देखना है कि यदि यहाँ पे कोई दूसरी संज्ञा या सर्वनाम है और उसके साथ इस शब्द का प्रयोग किया गया है
तो ये संबंध बोधक होगा, और संबंध बोधक होगा तो उससे पहले ऊपर से पहले क्या आएगा इसके साथ, के आएगा। जब ये के ऊपर शब्द बनता है तो ये संबंध बोधक हो जाएगा, और दो संज्ञाओं के बीच में वहां पे दो संज्ञाओं का संबंध आपस में होगा। और यदि संज्ञा एक ही है, संज्ञा या सर्वनाम, और वहां पे ये आता है दूसरी क्रिया है, तो फिर ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण होगा। ऐसे ही बहुत सारे अव्यय होते हैं, जैसे पीछे है, पीछे एग्जाम्पल ही मैं आपको बता देता हूं। राकेश पीछे है, राकेश पीछे है। अब यहां पे राकेश की स्थिति बताई गई है कि राकेश कहां है, तो राकेश एक संज्ञा है, और उसके होने की, किसी कार्य का होना या करना, तो उसके होने की स्थिति का हमें पता चला है कि राकेश कहां है, तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी शब्द को आप किसी दूसरी संज्ञा के साथ जोड़ के देखो, राकेश मोहन के पीछे है, मोहन के पीछे है, राकेश मोहन के पीछे है, वो ही शब्द आ गया पीछे, लेकिन यहां पे क्या है क्रिया विशेषण है, और वहां पे क्या है संबंध बोधक है। क्यों है? क्योंकि वहां पे मोहन और राकेश दो संज्ञाओं का आपस में संबंध स्थापित किया गया है, और संबंध स्थापित करने के लिए भी किस तरह का शब्द आया है, अब प्रश्न बनाएंगे, वही प्रक्रिया प्रश्न बनाने वाली चलेगी कि मोहन राकेश के पीछे है, मोहन कहां है या राकेश कहां है। अब कहां का प्रश्न किसके लिए बनता है, स्थान के लिए बनता है, तो स्थान के लिए बनेगा तो स्थानवाचक संबंध बोधक है, ठीक है। यदि समय के लिए बनेगा तो कालवाचक है, यदि कारण के लिए बनेगा तो कारणवाचक है, यदि सहचर के लिए बनेगा तो सहचरवाचक है, कि किसके साथ जाता है, तो किसके साथ जाता है, तो मतलब जाना, जाना मतलब चलना, चल, तो वो हो जाएगा आपका सहचरवाचक। तो इस प्रकार से आपको संबंध बोधक अवयवों के बारे में समझना है, और इनका प्रयोग वाक्य में करना है। तो वहां पर आपको वाक्य में प्रयोग करते समय ये ध्यान देना है कि ये दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले होते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही है, इसमें आपको संबंध बोधक अवयव के एग्जाम्पल करने हैं, वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला ना हो, संबंध आपस में स्थापित करने वाले शब्द होने चाहिए। यदि क्रिया की विशेषता बताएंगे तो उसके आगे के या के नहीं लगेगा, ओके।